नमस्कार, मैं हूं समृद्ध मिश्रा और इंडिया वॉइस पे वक्त हो चलाए देवभूमि समाचार का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्र विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट करी। राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों के आगामी कुंभ 2027 को लेकर आधारपूर्ण ढांचे और आवास योजनाओं के लिए सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए 5,543 करोड़ रुपए और हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में 315 करोड़ के प्रस्तावों को RDSS योजना के सम्मिलित कर शीघ्र स्वीकृत करने की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने भुगतान प्रणाली से संशोधन और बैंकों को ऋण देने की भी दिशा निर्देश यहां पर दिए। जारी जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गंगा और शारदा रिवर फ्रंट विकास के लिए THD की ओर से CSR निधि में 100 करोड़ का सहयोग भी मांगा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। हिमांशु चमोली का गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वे वर्तमान में पुलिस हिरासत में। हिमांशु चमोली पूर्व में बीजेपी के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस गंभीर मामले के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह घटना का संबंध हाल ही में हुए एक दुखद आत्महत्या मामले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें मृतक जितेंद्र नेगी ने हिमांशु चमोली का नाम लिया था। परिवार और स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी को न्यायालय के सामने पेश करा जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हिमांशु चमोली की गिरफ्तारी से इस मामले में नई दिशा मिल रही है और लोगों को न्याय मिलने की भी उम्मीद यहां मिल रही है। तो देखिए, आपको खबर बता रहे हैं, जितेंद्र नेगी की आत्महत्या से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर उन्होंने हिमांशु का जो है नाम लिया था। यहाँ पे हिमांशु चमोली को यहाँ पर पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया और आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि देखिए, इनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं केस को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो हिरासत में पूर्व प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली, जिसकी खबर हम आपको बता रहे थे, पुलिस हिरासत में है। अब उन्हें कोर्ट के समक्ष जो है पेश किया जाएगा और इस पूरे मामले में लगातार यही उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं एक दिशा जो है वो आगे मिलती हुई नजर आ सकती है। तो फिर से आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में पूर्व प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली, इनकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं जो है ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो मामला पिछले दिनों हुआ था आत्महत्या का, उसमें कहीं ना कुछ सुराग मिल सकता है। लेकिन इसी बीच भाजपा में क्योंकि एक बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, तो इसी के चलते पार्टी ने उन्हें इस पूरे मामले में क्योंकि गिरफ्तारी हुई है तो निष्कासित भी कर दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हितेश त्यागी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हितेश, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी आपके पास मिल रही है, गिरफ्तारी जो की गई है पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरे प्रकरण में जितेंद्र नेगी ने जिस तरीके से सुसाइड किया है, वीडियो वायरल उसका हुआ है। हिमांशु चमोली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताया ये भी जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हिमांशु चमोली के जो संबंध थे, जो नेटवर्क हैं, वो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से है। विजय वर्गीय से उसके संबंध जोड़कर देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उसके संबंध जोड़कर देखे जा रहे हैं। तमाम ऐसे बड़े लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ उसके जो फोटो है वो वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से नेताओं के साथ इसके नेटवर्क थे और बड़ी खरीद फरोख्ती करता था, जिस तरीके से आरोप इसके ऊपर लगे कि 30 से 40 लाख रुपए इसने लेने का काम किया है और उसके पैसे वापस करने से भी इसने मनाही की है, तो उसे इतना प्रताड़ित कर दिया गया जितेंद्र नेगी को कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने अभी एक जो आरोपी है उसकी जांच चल रही है, उसकी धरपकड़ है, वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी हितेश, देखिए, एक लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद ये लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं कि केस में कहीं ना कहीं और अब पहलू खुलते हुए नजर आ सकते हैं, केस अब और तेजी से आगे बढ़ सकता है। हितेश, आपको आवाज आ रही है मेरी?
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हितेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA ने अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला बाईपास स्थित हिलदुलवा क्षेत्र में करीब 10 बीघा भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई में MDDA की टीम ने 7 पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रही। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान MDDA की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो पाए। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्षेत्र में किसी तरह की अवैध निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सख्त चेतावनी है कि जो भी व्यक्ति नियमों को ताक पर रखकर प्लॉटिंग या निर्माण कर रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। खबर रामनगर से है, जहां कोटाबाग मार्ग पर गुरुनी नाले में अचानक उफान आ गया। इस दौरान एक बाइक सवार नाले में तेज बहाव में बह गया। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात के मौसम में गुरुनी नाला खतरनाक रूप ले लेता है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते। घटना के समय न तो पुलिस प्रशासन मौजूद था और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए। हादसा होने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बरसात नालों पर पुलिस और सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाया जा सके। उत्तराखंड में खनन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरक सिंह रावत के बयानों को बेबुनियाद और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खनन पर पूरी तरह पारदर्शी नीति के साथ काम कर रही है और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हनी पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही खनन माफिया सबसे अधिक सक्रिय थे और अब जब पारदर्शिता लाई गई है तो विपक्ष बौखलाहट में आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। उन्होंने हड़क के सवालों पर पूछा कि आखिर क्यों हरक सिंह रावत भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। हरक सिंह रावत के आरोपों पर बीजेपी लगातार पलटवार करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा है, हरक सिंह रावत जी मुझे इस समय एकदम फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी ने भी उनको कांग्रेस से बिल्कुल दरकिनार कर रखा है और उनकी नाराजगी शुरू में ही जब वो कांग्रेस में जा रहे थे तो देखने को मिल गई थी। दूसरी बात, अगर हरक सिंह रावत जी को इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो वो उस समय भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों पाए गए, उसका जवाब दें हरक सिंह रावत। मैं खुला चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से हरक सिंह रावत जी को देती हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने उनको कहा है कि कोर्ट जाके इस आरोप को सिद्ध करके दिखाए, तो निश्चित तौर पर मेरा भी यही मानना है कि कोर्ट जाए और उस आरोप को सिद्ध करके दिखाए। और वो अगर इतने दूध के दूल्हे थे तो उन्होंने खनन माफियाओं वालों से पैसे क्यों लिए? सीधी सी बात है कि लगता है उनका कमीशन वहां से जाता था, तब उन्होंने उसको दबाव दिया और उन्होंने बहुत कुछ उन खनन माफियाओं के लिए किया था। तो क्यों और क्यों? क्योंकि सरकार तो हर सरकार ये होती है कि डोनेशन मांगती है और डोनेशन मांग के ही पार्टी फंड को जनरेट किया जाता है और उससे पार्टी चलती है। लेकिन उनसे किसी ने ये थोड़ी कहा था कि तुम इलीगल वे में जाकर के पार्टी फंड में पैसा डोनेट करो। ये तो उनकी अपनी मानसिकता थी। उन्होंने किस किस को फीड किया है, किस किस से उन्होंने कमीशन लिया है, किस किस को रोजगार दिया है इस माध्यम से, किस किस को इनडायरेक्ट वे में कार्य करा है। तो ये सारी चीजों का खुलासा खुलकर हरक सिंह रावत जी सामने लाए और निश्चित तौर पर बताए कि वो किस प्रकार से दोषी है और उन्होंने कितना ज्यादा कमीशन खाया है किस किस से, उसको भी वो पूरी तरीके से जनता के सामने उजागर करें। रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खनन माफिया खुलेआम मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। जबरेड़ा थाना क्षेत्र के सुसाड़ा गांव में जंगलों में दिन रात से अवैध गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन रोकथाम का नाम सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। लखनौता पुलिस चौकी क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर धरती पर सीना चीर रहे हैं। मिट्टी निकालने का धंधा जो है न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है, बल्कि राज्य सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोग बार बार शिकायत कर चुके हैं, वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी। वहीं लोगों का कहना है कि हम कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिन रात ट्रैक्टर चलते हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, यहाँ की सड़कें टूट चुकी हैं, खेत बर्बाद हो चुके हैं। हमें धूल
जो है वो उसी में जीना पड़ता है। प्रशासन सिर्फ दिखावा करता है। एक तरफ सरकार अवैध खनन पर सख्ती के दावे कर रही है, दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्या प्रशासन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गया या माफियाओं पर वाकई शिकंजा कसेगा? ये अब देखने वाली बात है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे भी आपके माध्यम से ही पता चल रहा है, तो उसकी कार्रवाई करेंगे हम। तो आप इससे पहले तो पता नहीं मुझे। थोड़ी सी बड़ी कर दो सर, वाइट ताकि चल जाए। नहीं, इसमें देवबंद रोड से जी क्या मैं दिखवाता हूँ, दिखवाने के बाद ही उसको क्या था, किस कई निजी भूमि में कह रहा है कि नहर पे सड़क का किनारा है, तो मैं उसको दिखवा के उसके बाद कार्रवाई करेंगे। बहुत नुकसान है, बहुत। एक दिन रात को हम ही बाड़ बचे, हम ट्रक के नीचे आ गए थे, हाईवे भी चल रहे थे वहाँ, और हमारी टोल पर एक दिन बदमाश भी आ गए थे, फिर पुलिस भी गई थी, लेकिन यह जो पुलिस है यही मिलकर काम करवा रही है। यानी कि अवैध खनन, एक दिन बहुत आदमी गिरने से बचे। अभी बारिश में कम से कम 50 आदमी की वीडियो हमारे पास, जो वहाँ एक्सीडेंट हुए गिरे लोग, मिट्टी पड़ी थी रोड पर, और बहुत ही ज़्यादा तरीके से हो रहा। जितने भी चौराहे पर नए नए खनन है, बैल देख लो, परसों तरसों की मिट्टी पड़ी चौराहे पे, लखनऊ चौराहा जहाँ चौक के बराबर में। यानी कि आप कह सकते हो जहाँ जन हानि है वहीं पर राजस्व को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वो हमें अपना पता जी, हमें भी नुकसान है तो लोगों को भी नुकसान ही है। मेरे खेत के बराबर में भराव करा जा रहा है, मैं बार बार देख रहा हूँ। रात को हम बाहर से ट्रैक्टर, और वहीं पर मेरा बोरिंग है, मेरा बोरिंग भी खनन माफियाओं ने तोड़ दिया। और जब मैंने उन्हें कहा अभी बाइक से क्यों कर रहे हो, तो मुझे धमकाया उन्होंने। और मैं पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर जब मैं पुलिस के पास गया, पुलिस वहाँ तक आई भी नहीं, और आकर के उन्हें कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझे डराया धमकाया। फिर मैं उनसे बस बुझा के जब पुलिस के पास आया, पुलिस ने के वहाँ पुलिस वाले गए और गए के उनके कुछ नहीं कहा उन्होंने, और उन्होंने बराबर मिट्टी डालते रहे। मेरा वहीं पे बोरिंग है, बोरिंग भी तोड़ दिया उन्होंने। और जब मैंने कहा अच्छा ठीक करा, बोला भाग जाए यहाँ से, तेरी ज़मीन भी नहीं आया यहाँ से। हालांकि मेरा खेत है, मुझे ही धमकाया वहाँ पर उन्होंने, और क्या करके कहने लगे तेरा यहाँ खेत है ही नहीं, तेरा बोरिंग नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने शिकायत फरियाद है कि 2-3 बार पुलिस के बाद, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया वहाँ पर। अब इसमें सरकार को राजस्व का तो नुकसान है ही है इसमें, लेकिन हमारी फसलों का रात के समय, रात 9 बजे से लेकर के पूरी रात खनन चलता है, पूरी रात खनन चलता है। वो पुलिस चौकी कुछ नहीं काम कर रही जी। करीबन 15-20 बीघे जमीन है, उसमें पूरी में भराव चल रहा है। मिट्टी कहाँ से आ रही है? मिट्टी वहीं पास से ही आ रही है। इसके एक पास गांव पड़ता है सुसाड़ी, वहाँ के जंगल से मिट्टी बता रहे हैं, वहाँ से आ रही है। यानी आप कह सकते हैं कि राजस्व को भी नुकसान, राजस्व को नुकसान, पूरा नुकसान है। राजस्व का तो जब चोरी करे तो राजस्व का तो पूरा नुकसान है, और आम जन को पूरी हानि हो रही है। इसके रास्ते खराब कर दिए, बिल्कुल जंगल के रास्ता खत्म कर दिए बरसात में, और ये लोग बस जब भी बाज नहीं आ रहे, और पुलिस इनके सपोर्ट में खड़ी हुई है। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे अस्थायी झील बनने से स्थानीय लोगों में खौफ फैल गया है। नदी का बढ़ता जलस्तर कई घरों और होटलों में पानी भरने का कारण बन गया, जिससे हड़कंप मच गया। इस अस्थायी झील के कारण कई मकान और होटल खतरे के निशान पर आ गए हैं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित इलाकों से लोगों और होटल मालिकों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित जगह जो है वो भेजा है। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वे जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर प्रभावितों के नुकसान की भरपाई के लिए उचित कदम उठाएंगे। इस घटना से क्षेत्रवासियों की चिंता जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि मौसम और नदी की स्थिति अभी भी अस्थिर बताई जा रही है। प्रशासन सतर्क है और राहत और बचाव कार्य में जारी है। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में बनी इस अस्थायी झील की स्थिति का पूरा नज़र जो है उस पर रखी जा रही है। आने वाले समय में क्या स्थिति नियंत्रित हो पाएगी, ये अब देखना। अभी हम जिलाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, और जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि यहाँ पे जो भी स्थानीय लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए उसका आकलन कर लिया जाए, और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है, उन्होंने बोला है कि जो भी संभव हो सकेगा हम वहाँ के लिए करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो यहाँ पे क्लाउड, ये पूरी पहाड़ी कुकड़ा घाट खिसक रही है, ये अब जो झील बनी थी ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, और मैं माँ यमुना से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें उनका आशीर्वाद हमारे पूरे क्षेत्र में बना रहे।
कोटद्वार तहसील में राशन कार्ड सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायत लगातार मिल रही थी। इसी शिकायत की पुष्टि करने के लिए तहसीलदार साक्षी ने खुद माई पॉइंट CSC सेंटर में पहुंचकर जांच की। बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित इस CSC सेंटर में तहसीलदार साक्षी ने अपनी पहचान छिपाकर आय प्रमाण पत्र बनवाने का शुल्क पूछा। कर्मचारी ने शुरू में 250 रुपए मांगे। जब तहसीलदार ने जल्दी बनवाने को कहा तो 300 रुपए वसूले गए, जबकि निर्धारित शुल्क केवल 40 रुपए। तहसीलदार ने सेंटर में दस्तावेजों की भी जांच की, जहां कई कमियां पाई गई। अचानक हुई इस जांच से CHC सेंटर में हड़कंप मच गया। तहसीलदार साक्षी ने पूरी मामले की जानकारी उप जिलाधिकारी को दी है, जिसके बाद यह रिपोर्ट DM स्वाति भदौरिया के पास भी भेजी जाएगी। सरकारी सेवाओं में बढ़ती इन मनमानी के खिलाफ प्रशासन की क्या कार्रवाई होगी, ये देखना बाकी है। तहसीलदार की इस कार्रवाई से उम्मीद है कि जल्द ही शिकायतों का निवारण होगा। हमारे जो राशन कार्ड का सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए आय प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जो कि तहसील में भी लोगों के द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त CSC में भी आय प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु लोग जा रहे हैं। विगत 2 दिन से मुझे शिकायत प्राप्त हो रही थी कि इनसे जो है शुल्क से ज़्यादा और कई ज़्यादा गुना जो है शुल्क लिया जा रहा है आवेदन के लिए, जो कि हमारे निर्धारित शुल्क है उससे ज़्यादा। इसके क्रम में कल मेरे द्वारा बद्रीनाथ रोड पे एक CSC सेंटर पे जाके छापा मारा गया, जहाँ पे मेरे द्वारा खुद उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि वो 300 रुपये है और इस वजह से इससे पुष्टि हुई कि जो इनसे निर्धारित शुल्क से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जो शुल्क लिया जा रहा है। जिसके बाद उनमें वहाँ पर CSC सेंटर के कई अतिरिक्त चीज़ों की जांच की गई, जिसमें उनके अलावा जो अपने CSC बोर्ड जो लगा होना चाहिए, CSC ID उस पर लगी होनी चाहिए, वो नहीं थी। इसके अलावा किसी भी प्रमाण पत्र की, क्योंकि यहाँ कई तरह के प्रमाण पत्र बनते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जो रेट लिस्ट थी वो चस्पा नहीं थी। उनके द्वारा मुझे अपनी पंजिका भी नहीं दिखाई गई है जिसमें प्राप्ति दी जाती है या प्रमाण पत्र का लेखा जोखा रखा जाता है। तो मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को एक अपनी संस्तुति, इनके खिलाफ संस्तुति के एक लेटर जो है वो प्रेषित कर दिया गया। तो जी अब उच्च अधिकारियों के स्तर से उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जिला जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और स्वस्थ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर ध्यान दिया जाए। ग्राम स्तर पर प्रमाणिक कर प्रक्रिया पारदर्शी और सहभागीपूर्ण होना चाहिए। बैठक में जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, अधीक्षक अभियान जल संस्था नमित रमोला, VK वर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। उत्तरकाशी के सानाचट्टी में बनी कृत्रिम झील को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। PWD, NDRF, सिंचाई विभाग और अन्य एजेंसी मिलकर जलस्तर घटाने में जुटी हुई है। पिछले 1 घंटे में जलस्तर में करीब 2 फुट की कमी आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधक विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए हैं कि प्रशासन के समय समन्वय पर जल निकासी जो है वो की जाए, उचित कदम जो है वो उठाए जाए। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्थानीय लोगों के लिए भोजन, दवाइयां, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल समेत आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध सुनिश्चित की जा रही है। मॉनसून सत्र के समापन के बाद कांग्रेस मुख्यालय में बड़े पैमाने पर बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एकत्रित हुए। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित प्रदेश उपाध्यक्ष करण माहरा, गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत मुख्य रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं ने सत्र में हुई राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण किया और आगामी चुनावों के लिए रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में पार्टी की स्थिति मजबूत करने, संगठन को पुनर्गठित करने और जनता से जुड़ने के नए तरीकों पर भी विचार विमर्श हुआ। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद के तलसारी गांव निवासी जितेंद्र सिंह द्वारा बीते गुरुवार को अपनी वाहन में गोली मारकर आत्महत्या करने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ रहा। बता दें कि शुक्रवार को मृतक का अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन परिजनों ने अत्यंत
चोट जताते हुए इनकार कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे अंतिम संस्कार नहीं करते। उनकी प्रमुख मांग है कि आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया जाए रहे आरोपी हिमांशु चमोली को फांसी की सजा दी जाए। जितेंद्र सिंह ने लिए गए सभी पैसे परिवार को वापस लौटाए जाएं। आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी बात जो है यहाँ पर की गई। मेरे को लिखित तो चाहिए, मैं किसी दीवार पे भरोसा नहीं करती है। चलो वहीं पे चलो ना, वहाँ भी नहीं जाऊँगी, मुझे लिखित। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं जितेंद्र भाई का छोटा भाई हूँ और हमारी एक सिंपल सी मांग है पुलिस प्रशासन से कि हिमांशु चमोली पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी एक सिंपल सी मांग है जिसकी वजह से आज हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा, वो भी अंदर जाए। दूसरी बात, मौत के बदले मौत, उसे भी फांसी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से और पूरी सरकार से, उत्तराखंड सरकार से। पुलिस प्रशासन हमें ये दिलासा दे रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हमारी सिंपल सी मांग थी कि यहाँ पे डीएम को भी बुलाया जाए, हमें डीएम भी लिखित में दे। एसडीएम मैम को हमें लिखित में दे रहे कि हम उस पर ये करेंगे वो करेंगे, हमें इस पर भरोसा नहीं। हमें यहाँ पे डीएम साहब भी चाहिए और दूसरी बात, हमें सीएम धामी से बात करवाई जाए कॉन्फ्रेंसिंग पे। वो हमें दिलासा देंगे कि आपको न्याय मिलेगा हर एक चीज़ का। हम तब ये प्रदर्शन खत्म करेंगे। हमने अपनी भाई की बॉडी रखी हुई है सर रोड पे। हम अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे चाहे बॉडी सड़ जाए या कुछ भी हो जाए। हम अंतिम संस्कार कर देंगे जैसे बहन अंकिता के साथ हुआ था, वही चीज़ें हमारे साथ दोहराई जाएंगी। फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं मेरे पापा, आज सारी जनता मेरे साथ खड़ी है। मैं अंतिम संस्कार करता हूँ, कल से मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा और मैं परेशान धक्के खाता रहूँगा, कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला होगा। बिल्कुल हमें एक एक चीज़ का हिसाब चाहिए जो मेरे भाई के साथ किया गया है। जो उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में बनी कृत्रिम झील को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। प्रशासन ने कंट्रोल ब्लॉकिंग तकनीक का सहारा लेकर झील के एक हिस्से को खोलने का काम शुरू कर दिया। पिछले 1 घंटे में कंट्रोल ब्लॉकिंग की मदद से झील के जलस्तर में लगभग 2 फुट तक का पानी की कमी जो है वो देखी गई है। ये प्रयास झील से पानी निकालकर आसपास के घरों और इलाकों में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन और संबंधित अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि इस आपदा को नियंत्रित किया जा सके। झील खोलने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। आगे की स्थिति पर हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। सयाना चट्टी के प्राथमिक झील इलाके में किस तरीके से प्रयास जो है वो लगातार जारी है, ये हमने आपको बताया। 20 से 25 तो जो व्यावसायिक होटल है वो डूब चुके हैं, स्कूल डूब चुका है, जीएमबीएन का बंगला डूब चुका है और स्थानीय कई सारे मकान इस की चपेट में आ चुके हैं। तो ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसका कोई आकलन नहीं है। ये बहुत बड़ा घाव है इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए, और इसकी वजह से हमारा पूरे जो गीच पट्टी का एरिया है वो वहाँ पे भी अब चाहे हर एक तरह का संकट आएगा, क्योंकि पुल भी डूब चुका है। अगर आवाजाही नहीं होगी तो पूरे क्षेत्र में खाद्यान्न संकट से लेके हर तरीके की चीज़ों का दिक्कत होगी। मैं आशा करता हूं कि मां यमुना अपना आशीर्वाद बना के रखेगी और ये पानी का जल स्तर झील का जल्दी जल्दी घटेगा, क्योंकि पिछले 3-4 घंटे में 1 मीटर के आसपास घटा है। तो हम मां से यही प्रार्थना करते हैं कि इस अभी यहाँ पे जिलाधिकारी सहित पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे मौजूद है और मैं कल ही गैरसैंण से रात को आया और रात को ही मेरी यहाँ पे सभी अधिकारियों से बात हो गई थी कि कल सुबह, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था, क्योंकि ये 1-1.5 महीने से ये जगह डिस्टर्ब कर ही रही थी, पर ये प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिला है कि पूरा पहाड़ धीरे धीरे करके खिसक रहा है। और उससे कल एक बारी 5 बजे के आसपास पूरी यमुना जी को ब्लॉक कर दिया था। ये माँ यमुना जी का ही आशीर्वाद है कि ये अब यहाँ से पानी डिस्चार्ज होने लग गया है। तो क्योंकि ये ऐसी आपदा है कि इस पे एकदम से कुछ भी कहना है, क्योंकि बिना एक्सपर्ट की राय के यहाँ पे कुछ भी हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि लगभग 1 महीने से 3-4 मशीनें यहाँ पे चैनलाइज कर रही थी। उसके बाद भी माँ यमुना ने और ये कुपड़ा गार्ड ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि ये 1 घंटे में ही जितना पूरा काम हुआ था पूरा काम धराशायी हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस समारोह की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की। कांग्रेस में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पंचायत चुनावों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत पार्टी के लिए गर्व का विषय है और इससे कांग्रेस की राजनीतिक ताकत को और संगठन को मजबूती मिलेगी। समारोह में प्रदेश के कई विधायक, वरिष्ठ नेता और निर्वाचन सदस्य मौजूद रहे। सभी का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ पार्टी को एकजुट रखने का संदेश भी यहाँ पर दिया। कार्यक्रम में पंचायत चुनावों के हीरो के तौर पर कई नायकों को विशेष रूप से सहारा दिया गया और आपको बता दें कि जिनकी योगदान पार्टी की सफलता में एक अहम भूमिका निभाई। इस सम्मान समारोह में कांग्रेस ने नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आगामी राजनीतिक लड़ाइयों के लिए पार्टी की पूरी तरह तैयार नजर आते हुए दिख रही है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।